अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। रुख़ ज़िबा, तेरी कसम, शाहिदा आज़म, किस्त नंबर 2। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है असफंद यार खान, वो बहुत खूबसूरत है। आपको ये चेहरा दिल को भाता नहीं है। फैज़ान अपने दोस्त और पार्टनर असफंद यार खान के पास बैठकर शराब पीते हुए बोला। वो कैसा चेहरा है जिसने फैज़ान खान को इतना बेकरार कर दिया है। खान पेशावर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाया हूँ तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। असफंद यार ने रात के इस वक्त अपनी आमद की वजह बताई तो फहजाद के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। उसको देखने के बाद तो कुछ होश ही नहीं है। ले आओ। जब तक वो परी नहीं मिलती तब तक ऐसियों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। वो अब शराब के नशे में धत हो चुका था। असफंद यार उसे सहारा देकर उसके कमरे में छोड़ आया और बाहर गाड़ी में बैठी लड़की को फोन किया कि वो बहसात खान के कमरे में आ जाए। ड्राइंग रूम से निकलकर राहदारी पर थोड़ी देर खड़ा रहा। मुलाजमा से मेहर खान के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेहर खान से कहो कि असफंद यार उससे मिलना चाहता है। उसने मुलाजमा से कहा और खुद उधर ही खड़ा हो गया। बीबी जी, इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। मुलाजमा ने आकर कहा तो असफंद यार गुस्से से मुठियां भींचने लगा। अगर तुम बहसात खान की बहन न होती तो मैं तुम्हें बताता कि असफंद यार को इनकार करने की क्या हालत होती है। वो गुस्से से पेचोताप खाते हुए बंगले से बाहर निकल आया। घर में यशल की रुखसती की बातें होने लगी। जो इसके कानों में पड़ी तो वह सेख्पा हो गई। मामा, मैं रुखसती नहीं चाहती। उसने ये कहा तो राहत बेगम तो शशतर ही रह गई। क्यों बेटा, निकाह को 5 साल हो गए हैं और अब तो तुम भी अपनी तालीम मुकम्मल करके आ गई हो। अब तो जितनी जल्दी हो सके रुखसती हो जानी चाहिए। वो उसे देखते हुए नरमी से बोली। मामा, मैं सुहेब हसन से अलैदगी चाहती हूँ। उसने बड़े आराम से ये बम फोड़ा। राहत बेगम तो अपने दिल पर हाथ रख के रह गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रही हो? मेरे भाई के हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। वो गुस्से से बोली। तो क्या इनके एहसानात का बदला आप मुझे उनके बेटे के सर मूंद कर करेंगी? वो अपने अंदर के दर्द को छुपाते हुए बोली। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। अपना दिमाग दुरुस्त कर लो। थोड़े दिनों तक रुखसती होगी तुम्हारी। वो अपना हतमी फैसला सुनाकर वहां से चली गई। लेकिन सुहेब को इधर खड़ा देखकर वो समझ गई कि वो सारी बातें सुन चुका है, क्योंकि इसका धुआं धुआं चेहरा सब बता रहा था। फूफो, आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ। वो अपनी फूफो को खुद से शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था, इसलिए इन्हें वहां से भेज दिया और खुद यशर की तरफ बढ़ा, जो अपने अंदर की जंग में मसरूफ थी। यशर, मेरे कमरे में आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे देखते हुए बोला तो वो अपनी जगह से उठकर करीब आई। मिस्टर सुहेब हसन, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो मुझ पर आप इस तरह हुक्म चला रहे हैं। वो अपनी आंखों में नागवारी भरते हुए बोली तो सुहेब हसन को तो गोया आग ही लग गई। आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। इसके हाथ की इतनी मजबूत गिरफ्त को चाहते हुए भी वो ना छुड़वा सकी। उसको कमरे में लाकर कमरे का दरवाजा धार से बंद कर दिया, लेकिन यशल के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। तुमने फूफा से अभी अभी क्या बकवास कर रही थी? वो उसे गुस्से से देखते हुए दांत पीसते हुए बोला। मिस्टर सुहेब हसन, मैं बकवास नहीं कर रही थी बल्कि अपनी मर्जी बता रही थी, क्योंकि अब मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती और ये मेरा हक है। इसमें बकवास कहाँ से आ गई? वो इसके चेहरे पर नजरें गाड़े बड़े पुरअतमाद तरीके से बोली। क्यों? क्या अब तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं? 5 साल पहले तो तुम मेरे लिए मर रही थी। अब ऐसा क्या हो गया? क्या कोई और पसंद आ गया है? रद्द करने की तकलीफ क्या होती है? आज सुहेब हसन से कोई पूछता। मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ कि मेरी फीलिंग्स बदली हैं या नहीं। और जहां तक किसी और को पसंद करने का मामला है, आप होते कौन है मुझसे ये पूछने वाले? उसकी इस बात ने तो यशल का दिमाग घुमा दिया था। शोहर, तुम्हारा शोहर होता हूँ। ये कहते हुए उसने बड़े आराम से उसे अपनी गिरफ्त में लिया। उसने अपना आप छुड़वाना चाहा, लेकिन इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी ना सकी। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। उसने इसके बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा तो इसके लम्स पर वो अंदर तक काम गई। वो इस शख्स के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, जिसने किसी और लड़की की वजह से आज से 5 साल पहले उसे बुरी तरह रद्द कर दिया था। कहाँ गई है आपकी वो खूबसूरत तानिया? क्या उसने आपको हरी झंडी दिखा दी, जो अब आप मेरे पीछे पड़ गए हैं? उसने भी लोहा गर्म देखकर चोट की तो जुहेब के चेहरे पर कई रंग आए थे। बड़ों का फैसला है और तुम्हें हर सूरत इसको मानना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं पहले ही इन्हें बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, अब मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता।
उसने दुख से बोलते हुए उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। मैं इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, वो हरधर्मी से बोली तो सुहेब का मीटर घूम गया था। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। निकाह तो कब का हो चुका है, बस एक रुखसती की फॉर्मेलिटी बाकी है, वो मैं खुद ही पूरी कर देता हूँ। वो दरवाज़ा लॉक करके उसकी तरफ बढ़ा तो वो थोड़ी खौफजदा हुई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इसे बेयकीनी से देखते हुए बोली। तुम जैसी बददिमाग लड़की का इलाज यही है। वो ये कहकर उसे बेड की तरफ धकेला और उसके गले से दुपट्टा निकालकर सोफे पर फेंक दिया। अपनी इतनी तौहीन पर उसकी आंखें पानियों से भर गई। आप बहुत घटिया इंसान हैं, वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई। मैं इससे भी ज्यादा घटिया हो सकता हूँ। अब फैसला सुनाओ, कैसे आओगी मेरे कमरे में, ऐसे या बाइज्जत तरीके से? वह इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो यीशु का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर जमा हो गया। आंखों से आंसू रवा थे, दिल में कोहराम बरपा था। मोहब्बत अपनी बेकदरी पर मातम कर रही थी। ज़ुहैब ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया और बड़े गौर से उसके चेहरे को देखता रहा। आपको तो मैं पसंद नहीं थी, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली। मजबूरी है, अब निकाह हो चुका है और मैं अपने बड़ों का कोई दुख अब उनको नहीं देना चाहता, इसलिए अब तुम्हें बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। वो इसके कंधे पर सर रखते हुए बोला। मैं ये इनकार करके बड़ों के सामने बुरी बन जाती हूँ, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। वो बड़ी हिम्मत से बोली, वरना उसकी करबत पर दिल तो उछल उछल कर उसकी तरफ लपक रहा था। तुम्हें बुरा भरने की जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूँ। वो उसके चेहरे को उंगली से ऊपर उठाते हुए बोला। क्या ख्याल है, फिर फिर फैसला बदलोगी या फिर ऐसे ही मेरे कमरे में रहना है? वो मायने खेज नजर उस पर डालते हुए बोला तो उसकी बेबाकी पर वो अंदर तक काम कर रह गई। प्लीज मुझे जाने दें, आपके लहजे में रिक्वेस्ट थी। जब तक फैसला नहीं बदलोगी तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती माय डियर वाइफ, क्योंकि मैं घर के माहौल में कोई भी टेंशन नहीं चाहता। वो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत गौर से देखते हुए बोला। कुछ सोचते हुए वो एक फैसले पर पहुंची। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो इसे नजरें चुराते हुए बोली तो इसकी बात का मतलब समझकर एक जानदार मुस्कुराहट जुहेब के चेहरे पर उभरी। ठीक है, वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। वो ये कहते हुए उसके पास से एकदम से उठ गया। वो और अपनी जान छूटने पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। अब जाओ यहाँ से, वो उसे देखकर संजीदगी से बोला तो वो जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो दी। कौन सा लम्हा है जिस लम्हे मैंने याद नहीं किया आपको ज़ुहैब हसन? मेरे दिल में पहला और आखिरी नाम आपका ही है, लेकिन अपना रद्द किया जाना कैसे किसे कबूल होगा? वो ये सोचते हुए रोती जा रही थी। उधर ज़ुहैब हसन का इसका दिल दुखाने पर खुद को कोस रहा था, लेकिन इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए ये भी करना ज़रूरी था। मीराल चाहते हुए भी लाला को behज़ाद खान के बारे में न बता सकी। दूसरे दिन जब इसका लाला काम पर चला गया तो वह दरवाज़ा बंद करके अपनी सहेली पलवशा से मिलने जा रही थी कि सामने से आती गाड़ी देखकर ठिठक गई। उसे मुखालिफ समत में दौड़ लगा दी। वो समझ चुकी थी behज़ाद खान ने अपने आदमी भेज दिए हैं। दो देव हैकल नुमा आदमियों ने भी उसे नीचे उतरकर इसके पीछे दौड़ लगा दी तो वो एक गेट खुला देखकर उसमें घुस गई। अली मूसा खान जो अपने घोड़ों को चारा डाल रहा था उसने आहट पर सर उठाकर देखा, लेकिन उसे अपनी गलतफहमी लगी। वो आदमी गेट खुला देखकर अंदर दाखिल हुए तो अली मूसा खान के चेहरे पर बड़ी नागवार शिकने उभरी। कौन हो तुम और क्यों मुंह उठा कर आ रहे हो? वो गरजदार आवाज में बोला तो वो आदमी वहीं पर ही रुक गए। यहाँ पर एक लड़की आई है, हम इसे ढूंढ रहे हैं, इनमें से एक आदमी बोला। एक लड़की है कि दो लड़कियां हैं? ये सवाल करते हुए अली मूसा का चेहरा गुस्से से तन गया। जी, एक लड़की है, एक आदमी नजर झुकाते हुए बोला क्योंकि उसे पता था कि अली मूसा खान भी कोई मामूली इंसान नहीं है। एक लड़की का पीछा तुम दो आदमी कर रहे हो, शर्म तो नहीं आती? फिर वो थोड़ी देर तक उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? उसने उनके करीब आते हुए ये सवाल किया तो वो दोनों चुप कर गए, क्योंकि अगर हकीकत बता देते तो अली मूसा खान के हाथ से बचना मुहाल था। उनकी खामोशी उससे बहुत कुछ समझा गई थी। अगर अपनी जिंदगी अजीज है तो इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वो गुस्से से धाड़ा तो वो दोनों आदमी जल्दी से वहां से निकल गए। उधर मिराल जो इससे कुछ फासले पर एक छोटी सी दीवार के पीछे छुपी हुई थी, इनके जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। अली मूसा खान की मतलाशी निगाहों ने इधर उधर देखा तो उसे एक गुलाबी आंचल नजर आया। डरने की जरूरत नहीं है, जो कोई भी हो सामने आओ।
وہ تھوڑے سے نرم لہجے میں بولا تو میرال جو خوف سے چھوٹی سی دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ خوبصورت ہیزل گرین آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ سنہری بال چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ علی موسیٰ ایک لمحے کے لیے مسمرائز ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خوف سے اپنا سانس خارج کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگ گئی۔ گلابی آنچل میں اس کا چہرہ مزید گلابی ہو رہا تھا۔ علی موسیٰ خان نے اپنی زندگی میں ایسا دلکش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا تو وہ خوف سے دور ہٹی۔ میں نے تمہیں بولا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ اور یہ آدمی تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ اب اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ مجھے نہیں پتا یہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ علی موسیٰ نے یہ کہہ کر اس کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے ادھر سے بھاگ گئی۔ علی موسیٰ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ وہ دونوں آدمیوں کو پہچان چکا تھا کہ وہ بہزاد خان کے آدمی تھے، لیکن وہ اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما تو اس کو سب سمجھ آ گیا کہ اس لڑکی کے حسن کی وجہ سے بہزاد خان کے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کو ایک تعصف نے آ گھیرا کہ وہ اس لڑکی کو روک لیتا، لیکن وہ تو علی موسیٰ سے بھی ڈر رہی تھی، تو وہ اسے کیسے روکتا؟ پھر وہ سر جھٹکتا ہوا اپنے گھوڑوں کو چارہ کھلانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم امجد آیا۔ خان، پچھلی دیواری سے لگ کے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ امجد خان نے اسے بتایا تو علی موسیٰ ایک لمحے کے لیے تو ٹھٹک گیا۔ میں نے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ علی موسیٰ خان تیزی سے پچھلی دیوار کی طرف بڑھا۔ گھر کیوں نہیں گئی؟ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہو ابھی تک؟ اس نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ آدمی دوبارہ نہ آ جائے، اس لیے میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں تھوڑی دیر بعد چلی جاؤں گی۔ وہ اب اپنا تھوڑا سا اعتماد بحال کر چکی تھی، اس لیے علی موسیٰ کو بتا دیا۔ گھر کدھر ہے تمہارا؟ امجد خان تمہیں چھوڑ آتا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے تسلیہ میز انداز میں بولا تو میرال کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسی ششپنج میں مبتلا تھی کہ علی موسیٰ نے امجد خان کو آواز دی۔ امجد، اس لڑکی کو حفاظت سے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ اس نے امجد کو آواز دی تو اسی لمحے وہ حاضر ہو گیا۔ جی خان۔ چلو لڑکی۔ اب اس نے میرال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی، تو وہ اس کی ہچکچاہٹ سمجھ گیا۔ ارے میری بہن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جتنی میری دو بہنیں ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ امجد خان اسے تسلیہ میز انداز میں بولا تو وہ چپ کر کے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر آیا۔ احمد اللہ گھر پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اور بہت پریشان ہو رہا تھا۔ زہیب حسن کرائم برانچ کا ایک جانا مانا آفیسر تھا۔ اس کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کسی ایسے علاقے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا جہاں پر جرائم کی بہت زیادہ شکایات آ رہی تھیں۔ زہیب حسن کی پوسٹنگ خیبر پختونخوا کے ایک ایسے علاقے میں کی گئی جہاں پر منشیات فروشی کا کاروبار جڑ پکڑ چکا تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ وہ یشل کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکے۔ گھر میں زہیب اور یشل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ یشل اپنی ہی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی کیونکہ دن رات اس شخص کے ساتھ کی تو اس نے دعائیں مانگی تھی، اور اب وہ جب شخص اس سے مل رہا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل ہی مر گیا ہو۔ وہ بے دلی سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ شادی والے دن اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ ریڈ اور گولڈن کی کنٹراسٹ کا خوبصورت لہنگا اس پر جچ رہا تھا۔ بیوٹیشن نے اس کے تیکھے نقوش کو سنوار کر مزید دلکش بنا دیا تھا۔ زہیب حسن کے کمرے کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا۔ جب اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا گیا تو عجیب سی بے چینی نے اسے آ گھیرا۔ اس کی پیٹھ بیٹھ کر اکڑ چکی تھی، اس لیے وہ وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک آرام دہ سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ زہیب جب کمرے میں آیا تو اسے نہ پا کر اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ چپ کر گیا۔ آج وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ زہیب حسن کا دل اسے دیکھ کر کئی دفعہ بے اختیار ہوا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اسے سادہ سے لباس میں دیکھ کر زہیب ایک لمحے کو بہت کچھ کہنے لگا تھا، لیکن چپ کر گیا کیونکہ اسے پتا تھا اب وہ پہلے والی یشل نہیں ہے جو اس سے ڈر جائے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، آرام سے تولیہ اس کے گیلے بالوں میں سے نکالا، جس پر یشل نے اسے ناگواری سے گھورا۔ چینج کیوں کیا؟ وہ اسے سرسی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ اب مجھے کپڑے چینج کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہوگی؟ وہ تڑک کر بولی۔ اگر کہوں ہاں تو؟ وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ کو اپنے نظریات بدلنے پڑیں گے، کیونکہ میں آج کی لڑکی ہوں، ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔
वो अपने गीले बालों में उँगलियाँ चलाते हुए ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। क्या चाहती हो? वो स्पार्ट लहजे में बोला। मैं ये चाहती हूँ मिस्टर ज़ुहैब हसन कि आप मेरे करीब ही मत आएँ, जितना हो सके मुझसे दूर रहें। वो शीशे में इसके अक्स को देखते हुए बोली, अगर मैं ये कहूँ कि ये नामुमकिन है तो? वो भी शायद इसका ज़ब्त आज़माना चाह रहा था, जिस पर वो तड़प कर पीछे उसकी तरफ मुड़ी और थोड़ी देर तक ज़ुहैब हसन की आँखों में आँखें डाले देखती रही। फिर छोटे-छोटे कदम उठाते हुए बिल्कुल इसके करीब आ रुकी। अगर आप अपनी हवस पूरी करना चाहते हैं, तो मैं एक जानवर नहीं हूँ। एक जीती-जाती लड़की हूँ जो जज़्बात भी रखती है और एहसासात भी रखती है। मैं आपको अपने करीब देखना भी नहीं चाहती ज़ुहैब हसन साहब। तो क्या मेरे ना चाहने के बावजूद भी आप मेरे करीब आना चाहेंगे? वो आँखों में अंगारे लिए ज़बान से भी अंगारे चबा रही थी। ज़ुहैब हसन का चेहरा एक लम्हे के लिए ज़र्द पड़ा था। अपनी इतनी तौहीन पर इसका दिल किया कि इस लड़की का हशर-नशर कर दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा न कर सका। वो बगैर कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। जब वो बाहर निकला, तो वो बड़े मज़े से सोफ़े पर अपना बिस्तर लगा चुकी थी। बाल साफ करके वो उसके करीब आया। अगर चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। कुछ टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें सोच लो, समझ लो। अब जब तुम खुद मेरे करीब आओगी तभी ज़ुहैब तुम्हें हाथ लगाएगा। वो सर्द लहजे में कहकर अपने बेड की तरफ बढ़ गया और यशद ने अपने मुंह पर चादर ले ली। उसकी आंखों से कुछ आंसू टूट कर गिरे थे। वो अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। क्या-क्या ख्वाब देख रखे थे इसके हवाले से, क्योंकि वो शख्स ही उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश था। लेकिन सुहेब ने उसके मुकाबले में एक लड़की को लाकर उसके जज्बात और एहसासात का खून किया था। लाले की जान क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? येशल लाला के गले से लगकर ज़ारो-कतार रो रही थी जिस पर वो घबरा गया। थोड़ी देर बाद वो खूब रो चुकी तो उसने सब कुछ अहमद आला को बता दिया जिस पर वो सदमे से अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। जिस चीज़ का उसे डर था वो हो गई थी। बेज़ाद खान के कहर को वो अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि कुछ साल पहले वो इसके लिए काम कर चुका था कि जब उसे उसकी हकीकत का पता चला तो उसने उससे किनाराकशी इख्तियार कर दी थी। बेज़ाद खान के गैर कानूनी कामों के बारे में सब जानते थे लेकिन ज़बान खोलने की जुर्रत किसी में भी न थी। सवाए अली मूसा खान के। वो कहते थे कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। इलाके में जौन-सा भी ऑफ़िसर आता, बेज़ाद खान उसे खरीद लेता था। भैया, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएँगे। मीराल भाई के चेहरे को देखते हुए बोली जो हद से ज़्यादा परेशान लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी इनके घर के आगे सामने आकर रुकी तो मीराल अपनी जगह हिलकर रह गई। बेज़ाद खान के आदमी अहमद लाला को लेने आए थे। तुम्हें बेज़ाद खान ने याद किया है, एक आदमी उसे देखकर बोला। येशल भागती हुई अपने लाला के आगे खड़ी हो गई। नहीं, मेरे लाला को मत लेकर जाओ। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो अहमद लाला ने उसको अपने सामने से हटाया। तुम पागल हो गई हो? चलो अंदर, मैं उसकी बात सुनकर आता हूँ। अहमद लाला ने उसे डाँटते हुए कहा, नहीं लाला मैं आपको जाने नहीं दूँगी। एक दफ़ा फिर वो अहमद लाला से चिमट गई। ठीक है, अगर अपने भाई को नहीं जाने देना चाहती, तो आप हमारे साथ चलो। फैज़ाद खान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। इनमें से एक आदमी बोला तो अहमद ने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ लिया। अगर तुम इस लड़की के भाई ना होते तो अभी तुम्हें ऊपर पहुँचा देता। छोड़ो मेरा गिरेबान। वो आदमी गिरेबान छुड़वाते हुए बोला, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। चलो। ये कहकर वो उनके साथ चला गया और मीराल खुदा से अपने भाई की सलामती के लिए दुआएँ माँगने लग गई। जब वो बहज़ाद खान के बगले में पहुँचा तो बहज़ाद खान इसी का इंतज़ार कर रहा था। आएँ, आएँ अहमद साहब, बैठें। बहज़ाद खान उसे देखकर बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बोला, तो बेचैनी से सोफ़े पर बैठ गया। बात ये है अहमद खान कि मुझे तुम्हारी बहन पसंद आ गई है। अगर कहते हो, तो मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। उसके बदले में जितनी दौलत चाहिए ले सकते हो। वो चलता हुआ अहमद के करीब आकर बोला तो अहमद के तो तन-बदन में आग सी लग गई। लेकिन मसलहत का ये तकाज़ा था कि वो आराम से बात करे। उसे पता था कि अगर उसने कोई हंगामा किया, तो बेहज़ाद खान उसे यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं देगा और फिर उसकी बहन की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त कौन करेगा? खान, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम पर रहम खाएँ। मेरी बहन बहुत मासूम है। मेरी बहन मेरी मेरी जान है। आपको तो बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएँगी। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दें। अहमद के अंदर तो तूफ़ान बरपा था लेकिन ज़बान से उसने आराम से ही कहा, इसकी ये मासूमियत तो दिल को भा गई है अहमद। जहाँ तक तुम्हारी जान होने की बात है, तो मैं उसे अपनी जान बना कर रखूँगा। तुम मुझे पीछा छोड़ने की बात कर रहे हो मुझसे?
मैं तो एक-एक लम्हा गिन-गिन कर गुज़ार रहा हूँ कि कब वो मेरे पास आएगी। behज़ाद खान मायनी ख़ेज़ लहज़े में बोला तो अहमद खान की आँखों में अपनी बेबसी पर नमी आ गई। खान, मुझे कुछ वक़्त चाहिए, वो बेतासुर लहज़े में बोला। कितना वक़्त चाहिए? इतना कि तुम यहाँ से भाग सको? मुझे क्या पागल समझा हुआ है? behज़ाद खान अब शदीद तैश और गुस्से में आकर बोला। बच्ची है, मासूम है, अब इसको भी तो समझाना है। उसके लिए कुछ दिनों का वक़्त दे दें। वो अब नॉर्मल लहज़े में बोला तो behज़ाद खान चुप कर गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं। तुम्हारे पास 2-3 दिन का वक़्त है। इसके बाद अपनी बहन को यहाँ पर ले आना। behज़ाद खान ने ये कहा तो एहसास तौहीन से अहमद का चेहरा सुर्ख़ हो गया। दिल तो ये चाह रहा था कि behज़ाद खान का कीमा कर दे, लेकिन वो बेबस था। वो जब घर आया तो उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। लाला, क्या हुआ? वो बेताबी से लाला के करीब आई। वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मेरी बहन, मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त नहीं कर सका। वो इसे गले से लगाकर फूट-फूट कर रो दिया। लाला, हम यहाँ से भाग जाते हैं। उसने लाला के सीने से सर उठाकर कहा तो एक ज़ख्मी मुस्कुराहट अहमद के होंठों को छू गई। मेरी गुड़िया, हम ऐसा नहीं कर सकते। behज़ाद खान के आदमी इस इलाके के चप्पे-चप्पे में फैले हुए हैं। उसने शदीद मायूसी से कहा। फिर एक लम्हे के लिए उसके ज़हन में एक गोंदा-सा लपका। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा। रात के 2 बजे तक तुम तैयार रहना मेरी गुड़िया। हम अपना घर छोड़ देंगे। वो पुरसरार अंदाज में बोला तो उसने हैरानी से लाला को देखा। लेकिन लाला, हम कहाँ जाएँगे? वो नासमझी के आलम में उसे देखते हुए बोली। हम वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर तुम्हारी हिफ़ाज़त मुमकिन हो सकेगी। वो उसे ये सब कुछ कहकर फ़ोन पकड़कर घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे चाहे जैसे भी हो अपनी बहन को बचाना था, चाहे इस सब में उसकी जान ही क्यों न चली जाती। ज़ुहैब हसन ने जब उसे अपने साथ लेकर जाने का कहा तो उसने एक तूफ़ान ही खड़ा कर दिया। मैं आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, वो ज़िद्दी अंदाज़ में बोली तो ज़ुहैब का गुस्सा आसमान को छूने लगा। ठीक है, तरसती रहना मेरी शक्ल को, लेकिन तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊँगा। वो ये कहकर गुस्से से बाहर निकल गया। उसकी माँ को पता चला तो वो उसकी क्लास लेने कमरे में आ गई। ये क्या पागलपन है यशन? वो उसे गुस्से से देखते हुए बोली। मैं ज़ुहैब के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या मेरे साथ आप लोग ज़ोर-ज़बरदस्ती करेंगे? वो माँ को देखकर गुस्से से बोली। यशन, मुझे इतना तंग करो जितनी मेरी बर्दाश्त है। तुम सुबह ज़ुहैब के साथ जा रही हो। इसका मतलब है जा रही हो, क्योंकि जहाँ पर वो रहेगा वहाँ पर ही तुम रहोगी। अगर तुमने उसके साथ जाने से इनकार किया, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो ये सब गुस्से से कहकर उसका बड़ा-सा हैंडबैग निकालकर इसकी पैकिंग करने लगी। वो चुपचाप अपनी माँ को देखने लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो पैकिंग कर चुकी तो उसे देखा। ये सब मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ यशल। अब तो मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। वो उसे गुस्से से देखकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ज़ुहैब कमरे में आया तो उसका बैग देखकर उसे पता चल गया कि फूफो ने उसका बैग तैयार किया है। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं, अगर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। वो सख्त लहजे में कहकर सोने के लिए अपने बेड की तरफ बढ़ा, तो वो उसके इस अंदाज पर पेचोताब खाकर रह गई। मुझे आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को आप क्या पट्टियाँ पढ़ाते हैं, जो इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रही हैं। वो अपने आंसू पीते हुए बोली। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फूफो को पट्टियाँ पढ़ाने की। ये कहकर वो उसकी तरफ करवट करके लेट गया। हाँ, पट्टियाँ पढ़ाई हैं, तो इसलिए इस पर वो मुझ पर इतना सेख्पा होकर गई हैं। वो बड़बड़ाई तो ज़ुहैब के लबों को ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट छू गई। कितने बजे निकलना है सुबह? अपनी माँ की डाँट का असर था कि वो थोड़ी देर बाद नागवार लहजे में पूछ बैठी। सुबह 10 बजे निकलना है। उसने नॉर्मल लहजे में ही जवाब दिया तो वो भी चुप करके सोफे पर सोने के लिए लेट गई। तकरीबन रात के 2 बजे मिराल को बड़ी एहतियात से अली मूसा के घर के दाखिली दरवाजे के सामने पहुँचा गया। क्योंकि उसे पता था कि पूरे इलाके में एक अली मूसा ही है जो behज़ाद खान से निपट सकता है। मिराल उससे पूछती ही रह गई कि वो उसे किधर लेकर जा रहा है, लेकिन उसने उसकी कोई बात का जवाब ना दिया। रात के इस पहर चौकीदार देखकर उसे अचंभे का शिकार हुआ। अहमद भैया, तुम इस वक्त? चौकीदार ने उससे हैरानगी से देखते हुए पूछा। हाँ लाला, बड़ी परेशानी में हूँ। अली साहब से मिलना चाहता हूँ। अगर वो इस वक्त सोए हुए हैं तो हमें यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। अहमद ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। चौकीदार उन्हें लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि वो अहमद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अहमद अली मूसा खान के माल की डिलीवरी कई दफा अपने ट्रक पर कर चुका था। घर के बैरूनी तरफ 2 कमरे बने हुए थे, वो इन्हें लेकर एक कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ पर रात गुजार लो, सुबह साहब उठेंगे तो इनसे बात कर लेना। ये कहकर चौकीदार वहां से चला गया। भैया,
हम किधर आए हैं? वो कमरे का चारों तरफ से जायजा लेते हुए बोली। यूं समझो कि हम इस वक्त महफूज मकाम पर हैं। वो बहन को देखकर तसल्लीआमेज अंदाज में बोला तो वो चुप कर गई। दोनों बहन भाई चुप करके अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए, लेकिन नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। उधर अली मूसा को आज मीराल का चेहरा नहीं भूल रहा था, और ये उसके साथ पहली दफा हुआ था। वो डरा और सहमा सा हुस्न उसकी दिल की दुनिया को तहोबाला कर गया था। लेकिन एक चीज उसे मुसलसल परेशान कर रही थी। behzad खान के आदमी उस लड़की का पीछा कर रहे थे, तो इसका ये मतलब था कि behzad खान उस लड़की के पीछे लगा हुआ था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि behzad खान के घटियापन के बारे में वो खूब जानता था। यशर और ज़ुहैब हसन सब घरवालों से मिलकर 10 बजे घर से निकल चुके थे। ज़ुहैब हसन लब हिंचे ड्राइविंग कर रहा था, चेहरा बिल्कुल बेतासुर था, जबकि यशर बैठ-बैठ के थक चुकी थी। गाड़ी रोके, मैं पिछली सीट पर जाना चाहती हूँ। यशर ने ये कहा तो ज़ुहैब ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। फिर गाड़ी रोक दी तो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर चली गई और नींद दराज हो गई। थोड़ी देर बाद ज़ुहैब ने देखा तो वो दुनिया और माफ़िया से बेखबर बड़े मज़े से सो रही थी। नज़रें भटक-भटक कर इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। कितनी बदल गई है ये। वो दिल ही दिल में सोचने लगा। फिर एकदम बड़ी भूख का एहसास हुआ तो उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। रुख मोड़कर उसे 2-3 आवाज़ें दी तो उसने आँखें खोल दी। मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है और तुम्हें भी लगी होगी, इसलिए चलो कुछ खा लें। वो ये कहकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और उसकी साइड का भी दरवाज़ा खोला, तो वो भी अपने बाल समेटते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। खाने का ऑर्डर देकर वो अपने मोबाइल में बिज़ी हो गया। यशल को इसकी बात पर काफ़ी तप चढ़ी थी। वो भी अपना मोबाइल खोलकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद खाना आया तो वो खामोशी से खाना खाने लगी। ऐसा लगता था जैसे दोनों में सदियों का फासला मौजूद है। खाना खा के वो बिल पे करके बाहर आया तो उसकी तकलीफ में वो भी रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। वो भी गुस्से से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उधर ही बैठ गई। सुहेब ने इस बात पर कोई रिस्पॉन्स ना दिया। चुप करके इग्निशन में चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। काफ़ी घंटे बाद वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो सुहेब भी ड्राइविंग कर करके थक चुका था। चौकीदार पहले से मौजूद था, जिसने आगे बढ़कर इसका सामान उतारने में मदद की। 2-3 कमरों पर मबनी ये खूबसूरत सा फर्निश्ड फ्लैट था। ज़ुहैब सामान उठाकर कमरे में चला गया। वो सोचने लगी कि वो क्या करे। फिर वो कुछ सोचते हुए ज़ुहैब के पीछे ही चली गई, क्योंकि सामान तो वो इसी कमरे में लेके जा चुका था। वो अपना बैग उठाकर दूसरे कमरे में चली गई, तो ज़ुहैब लब भींच कर रह गया। गुस्सा तो उसे बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन वो आते ही कोई हंगामा नहीं चाहता था। इसलिए चुप करके अपने कपड़े उठाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अली मूसा खान को सुबह सवेरे जब चौकीदार ने अहमद की आमद के बारे में बताया तो उसने उस घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ उसे बुलवा लिया। अहमद के चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासुरात थे। अहमद कैसे हो? कैसे आना हुआ? अली मूसा खान उसे देखते हुए बोला। खान, बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कि कैसे बात करूँ। अहमद अपनी हिचकिचाहट को ज़बान पर ले आया तो अली मूसा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर तबकी दी। बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? ये झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अली मूसा ने उसे तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा। खान, behzad खान को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस किस्म का आदमी है। उसने मेरे घर की इज्जत पर बुरी नज़र रखी हुई है। वो चाहता है कि मैं अपनी बहन की इस दौलत और अमारत के सामने उसे पेश कर दूं। मेरी फूलों जैसी बहन है खान, मैं इस जालिम इंसान के हवाले कैसे कर सकता हूँ? खान, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आप मेरी बहन को बचा लें। इस पूरे इलाके में वो आप ही से थोड़ा डरता है। दूसरे लोगों को तो वो जानवर से भी बदतर समझता है। इसलिए खान, मैं आपके सामने हाथ बांधता हूँ कि आप मेरी बहन से निकाह कर लें। चाहे बाद में छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी मेरी बहन की इज्जत को बचा लें। वो बड़ी आजिज़ी से अली मूसा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला तो अली मूसा तो एक लम्हे के लिए शॉक में चला गया। देखो अहमद, मैं अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। हाँ, तुम्हारी बहन को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दूंगा। थोड़ी देर बाद अली मूसा खान बोला। नहीं खान, मैं अपनी बहन की किसी भी किस्म की बदनामी नहीं चाहता। आपको खुदा का वास्ता है कि आप मेरी बहन से निकाह कर लें। ये कहते हुए अहमद की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी बहन को देखना चाहता हूँ अहमद। थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचते हुए बोला। ठीक है खान, मैं अभी अपनी बहन को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा ही था कि मीराल को दरवाजे के पास खड़े हुए पाया। उसकी आंखें लहू रंग हो रही थी। लाला, मुझे ऐसे प्लेट में रखकर पेश कर रहे हो जैसे मैं कोई बेजान गुड़िया हूँ। नहीं करना मैंने इनसे निकाह, और ना ही मुझे किसी से तहफ़्फ़ुज़ की भीख चाहिए। वो अपने आंसू पीते हुए नागवारी से बोली। अली मूसा खान उसे देखकर एक लम्हे को तो हैरान ही रह गया। उसे लगा कि उसकी धड़कनें थम गई हैं। पहचान तो वो भी गई थी, लेकिन अपनी इतनी तौहीन पर वो चुप ना रह सकी।
बेवकूफ़ पागल लड़की, ये बहुत अच्छे इंसान है। अगर ये तुम्हारे साथ निकाह के लिए मान जाते हैं तो अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करना। अहमद लाला उसे गुस्से से देखकर बोला। अहमद लाला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अहमद, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बहन से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। वो मिराल के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। तो अहमद चुप करके ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। अच्छा, तो कल behज़ाद खान के आदमी इसलिए तुम्हारे पीछे लगे हुए थे? अली मूसा खान उसे देखते हुए बोला। अगर आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं तो हमें इस सूबे से ही निकाल दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोली। एहसान तो जरूर करूंगा, लेकिन निकाह की सूरत में। वो इसके चेहरे की दिलकशी को दिल में समोते हुए बोला। दिल में कहीं खुशी के शादियाने बजे थे। अभी तो उसके दिल ने ख्वाहिश ही की थी कि ख्वाहिश मुजस्सम सूरत बनकर उसके सामने खड़ी थी। इस बात पर उसने सर उठाकर अली मूसा खान को देखा, जिसकी खूबसूरत आंखें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। क्यों? आपकी भी मेरे ऊपर नीयत खराब हो गई है? वो तड़क कर बोली। अगर इतनी ही जुर्रत behज़ाद खान के आदमियों के सामने दिखा देती तो बहुत अच्छा होता। वो शायद उसे ताना दे रहा था। इसे तो ऐसा ही महसूस हुआ। इसने भी मेरे साथ निकाह ही करना है और आपने भी मेरे साथ निकाह करना है। मैं भी किसी की सूरत में भी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अली मूसा एकदम शॉक में चला गया। तुम्हें शायद behज़ाद खान का पता नहीं है, वो वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। मुझे आपका भी पता नहीं है। ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई तो उसने अहमद को आवाज दी। लाला, आप मेरी behज़ाद खान से शादी कर दें। मुझे मेरी साथ में इतना तो मत गिराएं कि मैं उसे ही अपने से ही नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं। वो रोते हुए बोली। तुम पागल हो गई हो लड़की, उसने अफसोस से कहा। फिर अली मूसा खान के बुलाने पर अंदर की तरफ बढ़ा। अहमद, मैं तुम्हारी बहन के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको भी मनाओ। अली मूसा ने यह कहकर अहमद को नई जिंदगी बख्श दी थी, जबकि मीराल वहां पर बैठती चली गई। मैं सब इंतजाम करवाता हूँ, ये निकाह जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। अली मूसा खान ये कहकर अपनी दादों के कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसने इनसे भी बात करनी थी। सदीका बेबी को जब सारे मामले का पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई। अली, मैं तुम्हें इन दुश्मनियों से तो दूर रखना चाहती थी और तुम इन्हीं में ही घुसे जा रहे हो। तुम इस लड़की से निकाह बिल्कुल नहीं करोगे। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इसका चेहरा देखते हुए बोली। बीजान, प्लीज, आप उस लड़की से एक दफा मिल तो लें। वो मुल्तजियाना अंदाज में बोला तो उन्होंने इसके मशकूक नजरों से देखा। कोई दिल का मामला तो नहीं है? पता नहीं बीजान, लेकिन मैं इस लड़की से दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो इन्हें देखते हुए बोला तो वो चुप कर गई। मुझे मिलवाओ इस लड़की से। बीजान ने ये कहा तो वो एकदम खुश हो गया। मुझे तो दिल का मामला ही लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं जल्द से जल्द इस लड़की को देखना चाहती हूँ, जिसने तुम जैसे पत्थर में दरार डाल दी है। वो मीराल को जल्द से जल्द देखना चाहती थी। उसने मुलाजिम को मिराल को बुलवाने भेजा तो उसने आने से इनकार कर दिया, जिस पर वो शदीद गुस्से में आ गया। आज तक किसी लड़की ने उसे यूं इग्नोर नहीं किया था। थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में मौजूद था। मेरी बीजान तुमसे मिलना चाहती है, मेरे बुलवाने पर क्यों नहीं आई? वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोला। मैं आपकी कनीज नहीं हूँ। वो शायद अपने आप से भी बेजार थी। नहीं हो तो बन जाओ। अली मूसा की पहली दफा किसी लड़की को देखकर शरारत की रग भड़की थी। प्लीज आप जाएं यहाँ से, मैं लाला का इंतजार कर रही हूँ। behज़ाद खान के पास जाना है? वो संजीदगी से बोला। हाँ। वह मुख्तसर सा जवाब देकर खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। अली मूसा अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिशें करने लगा। एकदम ही आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। वो हाथ छुड़वाती ही रह गई, लेकिन उसने अपनी गिरफ्त ढीली ना की। आपकी बहू मेरे साथ शादी के लिए नहीं मान रही, इसको थोड़ा सा समझाएं। वो इसे बीबी जान के सामने लाकर बोला तो वो मिराल को कुछ लम्हे तो देखती रही और फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। वो शर्मिंदगी से अपनी उंगलियां चटखाने लगी। जाकर निकाह की तैयारी करो, वो अली मूसा को देखते हुए बोली तो इसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उतरी। वो वहां से चला गया। क्या कमी है मेरे पोते में लड़की? इसके लिए पूरे इलाके की लड़कियां दिल हथेली पर रख लिए फिरती हैं। वो उसे देखती हुए संजीदगी से बोली। मैं इस तरह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसने कहा तो सदीका बीबी को सब समझ आ गया कि वो खुद तरसी का शिकार हो रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा पोता बहुत अच्छा इंसान है। मैं तो कब से उसकी शादी के दिल में अरमान लिए बैठी हूँ। शायद उसकी इसी तरह शादी होनी थी। वो इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरती हुई बोली तो वो बेसाख्ता इनके गले लग गई और ऐसा रही कि सदीका बीबी के हाथ पांव ही फूल गए।
बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उसे चुप करवाया था। फिर मुलाज़िमा को आवाज़ दी कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। फिर उसको बड़ी मुश्किलों से कुछ खिलाया और उसे बिठाकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो इनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख रंग का अरूसी जोड़ा था। ऐसे करो, फ्रेश होकर ये सूट पहन लो। निकाह का इंतज़ाम हो चुका है। सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने नरमी से कहा, तो वो चुप करके सूट लेकर वॉशरूम में चली गई, क्योंकि इतना तो उसे पता चल गया था कि वो जिन लोगों के पास मौजूद हैं, वो निहायत ही अच्छे लोग हैं।